बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैटी लीवर डिज़ीज़ या जिगर की चर्बी। जिगर की चर्बी क्या है, ये क्यों बुरी है, किन लोगों में हो सकती है, इसके वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जन्म ले सकते हैं, इसका इलाज क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। फैटी लीवर डिज़ीज़ एक आम कंडीशन है। ये तब होती है जब जिगर में चर्बी की डिपोजिशन या जो फ़ैट की डिपोजिशन है वो एक मखसूस हद से ज़्यादा हो जाए। नॉर्मल जिगर में चर्बी की मामूली मकदार स्टोर होती है, ताहम जब चर्बी की मकदार लीवर के वज़न के 5 to 10% से बढ़ जाए तो फिर इसकी वजह से मसाइल जन्म ले सकते हैं। फैटी लीवर डिज़ीज़ या जिगर की चर्बी क्यों बुरी है? ज़्यादातर लोग जो फैटी लीवर डिज़ीज़ का शिकार है उनमें ये बीमारी बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशंस के रहती है, ताहम 7 से 30% लोगों में वक्त के साथ साथ इस कंडीशन में प्रोग्रेशन होती है। इस बीमारी को हम 3 मराहिल में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेज या जो मरहला है उसको हम जिगर की सोजिश या स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं। जो फ़ैट डिपॉज़िट हो गई है अब लीवर में, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो जाती है, जिसको उर्फ़-ए-आम में जिगर की गर्मी कहते हैं। इसकी वजह से एंजाइम्स वगैरह रेज़ होते हैं और ये इन्फ्लेमेशंस को इसकी वजह से आम तौर पर पीला यरकान और दूसरी अलामात है वो ज़ाहिर हो सकती है। स्टेज 1 या जो जिगर की सोजिश स्टीटोहेपेटाइटिस है, ये अगर बार बार हो तो इसकी वजह से इसकी फिर हीलिंग होती है। इस बीमारी की दूसरी स्टेज को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। फाइब्रोसिस तब होती है जब ये इन्फ्लेम्ड लीवर इसकी हीलिंग होती है तो जो टिशू नॉर्मल टिशू को रिप्लेस कर लेता है तो वो फाइब्रस टिशू होता है। ये फाइब्रस टिशू जो है ये नॉर्मल टिशू की बनिस्बत सख्त होता है। इसका टेक्सचर जो है ये नॉर्मल लीवर टिशू से डिफरेंट होता है और इसका नुकसान ये होता है जिस जगह को ये रिप्लेस कर लेता है, जिसको हीलिंग में जिस जगह पे ये काम आता है, तो वो सेगमेंट ऑफ द लीवर जो है वो फिर अपना काम नहीं कर सकता जो लीवर का नॉर्मल काम है। अगर रिपीटेडली इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस हो, इसकी वजह से कभी कभार स्कारिंग और एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस अल्टीमेटली जाके सिरोसिस का सबब बन सकती है। सिरोसिस जो है ये एक पोटेंशियली जानलेवा कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं। इसकी वजह से लीवर फेलियर हो सकता है, लीवर कैंसर भी हो सकता है। जो पेशेंट है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल पेशेंट की निस्बत और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है नॉर्मल इंसान की बनिस्बत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। फैटी लीवर डिज़ीज़ या जिगर की चर्बी की 2 अक़साम हैं। एक जो मगरबी ममालिक में पाई जाती है उसको अल्कोहलिक फैटी लीवर डिज़ीज़ कहते हैं। ये उन लोगों में होता है जो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, जबकि हिस्पैनिक और एशियन पॉपुलेशंस में इसकी एक पैरेलल वेरिएंट है जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिज़ीज़ कहते हैं। इसका जेनेटिक्स और रेस के साथ ताल्लुक़ है, अल्कोहल के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये किसी भी बंदे को हो सकता है, चाहे वो अल्कोहलिक हो या ना हो। फैटी लीवर डिज़ीज़ किन लोगों में हो सकती है? तो अगर हम रेस की बात करें, एशियन और हिस्पैनिक निजात लोग जो है उनमें ये बीमारी दूसरी रेसेस की निस्बत कॉमन है। इसके अलावा वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या जो शुगर की मरज़ का शिकार है या वो मरीज़ जिनका कोलेस्ट्रॉल या खून में चर्बी की मकदार ज़्यादा है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस की जितनी भी अक़साम हैं, इन सारे केसेस में मरीज़ जो है उनको फैटी लीवर डिज़ीज़ हो सकती है। फैटी लीवर डिज़ीज़ क्यों होती है? इसकी कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बड़ी उम्र की ख़वातीन जो पोस्ट मेनोपॉज़ल वोमेन है, मोटापा या जो वज़न की ज़्यादती है, शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस की दूसरी जितनी भी अक़साम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कुछ मखसूस अद्वियात जो है उनका इस्तेमाल फैटी लीवर डिज़ीज़ का सबब बन सकता है। फैटी लीवर डिज़ीज़ की अलामात क्या हो सकती है? ज़्यादातर मरीज़ों में इस बीमारी की कोई अलामात नहीं होती। उमूमी अलामात में पेट में दाएं तरफ दर्द, पेट का फूल जाना, उल्टी आना, भूख का न लगना, कमज़ोरी, सुस्ती, थकावट, यरकान की अलामात, पेट ख़राब होना और वज़न का कम होना शामिल है। ताहम ये डिज़ीज़ सिवियरिटी और इसके अलावा इसकी किस्म पे डिपेंड करती है। इस बीमारी की तशख़ीस कैसे होती है? तो ज़्यादातर मरीज़ जो होते हैं वो अनडायग्नोज्ड होते हैं और वो एक्सीडेंटली डायग्नोज होते हैं।
کسی اور بیماری کے لیے وہ ٹیسٹ وغیرہ الٹراساؤنڈ وغیرہ کرتے ہیں تو ان بیماری کا پتہ چل جاتا ہے۔ عمومی جو ٹیسٹ ہم ان مریضوں میں کرتے ہیں تو اس میں ایبڈومینل الٹراساؤنڈ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیور جو ہے اس کا ٹیکسچر کیسا ہے، فیٹی لیور ڈیزیز جو ہے اس کی سیویرٹی کیسی ہے۔ سی ٹی ایبڈومن ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہم دوسری جو ڈیزیز ہے اس کو رول آؤٹ کر سکیں، اور لیور فنکشن ٹیسٹ ہم کرتے ہیں ان مریضوں میں تاکہ ہم لیور کے فنکشن کو جانچ سکیں، آیا پیشنٹ کا لیور جو ہے وہ انفلیمڈ ہے، ہیپاٹائٹس ہے، پیشنٹ جو ہے خدا نخواستہ سیروسس کی طرف تو نہیں جا رہا، لیور فیلئر کی طرف تو نہیں جا رہا۔ تو اس کے لیے پھر ہم بلڈ ٹیسٹ، لیور فنکشن ٹیسٹ اور جو لیور انزائمز ہے ان کو چیک کرتے ہیں۔ علاج کی جب ہم بات کریں تو فیٹی لیور ڈیزیز کا کوئی علاج نہیں ہے، تاہم اس کی جتنی بھی رسک فیکٹرز ہے ان کو کنٹرول کر کے یا ان کا علاج کر کے اس بیماری کی بڑھوتری کو اور اس کی پروگریشن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً وزن کم کرنا، باقاعدگی سے ورزش کرنا، اپنے بلڈ پریشر اور شوگر کا علاج، موٹاپے کا علاج، کچھ مخصوص کنڈیشنز میں وٹامن ای کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ فیٹی لیور ڈیزیز سے ہم بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں۔ صحت مند طرز زندگی کے اصولوں پہ عمل کر کے ہم اس بیماری یا اس کنڈیشن کو ایوائڈ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ورزش، اپنی سلیپ پیٹرن کو کنٹرول کریں، ڈائٹری ماڈیفیکیشن جیسے کہ بہت زیادہ فیٹی اور سویٹ جتنی بھی ڈشز ہے، کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء جس میں ایکسٹرا سویٹس، ایکسٹرا فیٹس ہے، اس کا استعمال ہم نے کم سے کم کرنا ہے۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور جتنی پروسیسڈ اور کینڈ فوڈ آئٹمز ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے علاوہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ اسموکنگ کو ایوائڈ کریں، کسی بھی اسٹریسر سے اپنے آپ کو حد الوسع طور پر بچائیں۔ عمومی سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا فیٹی لیور ڈیزیز ریورسیبل کنڈیشن ہے، ریورس ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جتنا آپ جلدی اس بیماری کا ڈائگنوسس کریں گے اتنی ہی امکانات ہے کہ یہ بیماری علاج اور پریونٹیو جتنی میجرز ہے اس کے ساتھ ریورس ہو جائے۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ یہ مریض کھانے پینے میں کن چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر سمپل فیٹی لیور ڈیزیز ہے، فائبروسس یا سیروسس نہیں ہے، تو اپنے ڈائٹ سے جتنی بھی ان ہیلدی آئٹمز ہیں ان کو نکال دیں، جیسے کہ ایکسیسو سالٹ، زیادہ نمک، زیادہ میٹھی اشیاء، زیادہ چکنائی کو آپ کم کریں۔ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ جو پروسیسڈ کینڈ فوڈز ہے ان کو استعمال نہ کریں یا کم سے کم کریں۔ سیروٹک پیشنٹس جو ہے وہ پھر اپنے ڈائٹیشین سے مشورہ کر کے اپنے ڈائٹ کو موڈیفائی کرے، کیونکہ وہ پھر پروٹینز یا اس سے جتنے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان سے پھر اپنے آپ کو بچائیں گے۔ مثلاً وہ پھر گوشت یا اس سے بنی ہوئی اشیاء کو استعمال ان کو کم کرنا چاہیے، پروٹینز وغیرہ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر بھی جو ہے ادویات میں احتیاط کریں تاکہ ان کی بیماری جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو سمپٹومیٹک سٹیج ہے اسے آگے ٹوٹل فیلئر کی طرف پروگریس نہ کرے۔ شکریہ۔